नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जेपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मध्यकालीन इतिहास को समझ रहे हैं, जिसका ये दूसरा टॉपिक है द गजनवीड इन्वेजन ऑफ इंडिया, और इससे संदर्भित ये तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट में हम लोग मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी के बारे में जाने। पहला पार्ट में मोहम्मद गजनी के बारे में बताया कि कैसे वो भारत में आक्रमण करता है और यहाँ का धन संपत्ति को लूट के ले जाता है। दूसरा जो पार्ट था वो मोहम्मद गौरी से संबंधित था कि वो मोहम्मद गौरी जो है यहाँ पे आक्रमण करेगा और तराइन का युद्ध हो गया, और उसके बाद चंदावर के युद्ध के बाद हम देखते हैं कि वो अपना गुलाम जो है यहाँ पे छोड़ के जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। ये लोग जो है उत्तर भारत में मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना करते हैं। तीसरा पार्ट जो आपको बताया गया था वो बोला गया था अल बरूनी से संबंधित होगा, और अल बरूनी के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगा कि मोहम्मद गजनी जब उज्बेकिस्तान में हमला करेगा तो वहां से कई विद्वान और कवि को उठा के अपना राजधानी गजनी लाएगा, और गजनी में रहते हुए ही अल बरूनी जो है भारतीय संपर्क में आता है, और उसके बाद भारतीय समाज के बारे में कुछ बहुत वो लिखेगा जिसका नाम है किताबुल हिंद। तो ये अरबी भाषा में लिखा गया एक किताब है, तो यहाँ पे भारतीय समाज के बारे में हमको थोड़ा बहुत जानकारी मिलता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा यूपीएससी में दो बार इससे प्रश्न आ चुका है, हो सकता है एक आध बार और भी आ गया होगा, लेकिन हम दो प्रश्न जो है यहाँ पे देखे हुए। तो इस तरह से जेपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एनसीईआरटी अगर आप देखिएगा तो लगभग 350 से 400 शब्दों में कंटेंट तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मान चलिए अगर 40 मार्क्स में ये प्रश्न आता है तो आपके पास 800 से 1000 शब्दों में कंटेंट होना चाहिए। तो इसीलिए इस वीडियो में हम कुछ गाइड बुक का सहारा लिए, और जो दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल आया था अल बरूनी से संबंधित, तो वहां से भी हम एक तरह से कई हेल्प लिए हैं, और आपको प्रयास किए हैं कि 800 से 1000 शब्दों में यहाँ पे कंटेंट दे दिया जाए, ताकि अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आपको जेपीएससी मेंस में देखने को मिले तो बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग दो हिस्सों में देख सकते हैं, जिसमें पहला हिस्सा जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे अल बरूनी की जीवनी से संदर्भित चीजों को देखने का प्रयास करेंगे, और दूसरा हिस्सा जो होगा वो किताबुल हिंद के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए पहले जीवनी के बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, शिक्षा दीक्षा के बारे में, और कैसे ये मोहम्मद गजनी के हाथ में आते हैं और ये गजनी तक पहुंच जाते हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है, अगर पिछला वीडियो आप देख रहे होंगे तो उम्मीद करते हैं लगातार वीडियो आप देख रहे होंगे, ये 9वां क्लास हम लोगों का है, सीक्वेंस वाइज चीजों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछला वीडियो में आपको बताया गया था कि ख्वारिज्म का शाह जो है वो मोहम्मद गोरी के पीछे पड़ा हुआ था, और इसीलिए मोहम्मद गोरी जो है अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए भारत की ओर अग्रसर हो रहा था। वही ख्वारिज्म का रहने वाला, या वही ख्वारिज्म में 973 में गजनी यहाँ पे अल बरूनी का यहाँ पे क्या होता है, जन्म होता है। ये ख्वारिज्म है कहां पे, तो उज्बेकिस्तान में है। और जब भी इस तरह से जगह का नाम आता है तो उसको मैप में आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग आप जब कीजिएगा तो आपके दिमाग में स्पष्ट होगा कि उज्बेकिस्तान कहाँ है ना, गजनी के है ना, या ख्वारिज्म कहाँ है, गजनी के ऊपर है, दक्षिण उत्तर में है, दक्षिण में, पूरब है, पश्चिम है। ये सब थोड़ा थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है आपका आंसर राइटिंग को इंप्रूव करता है और क्वालिटी को इंप्रूव करता है। हो सकता है आपको जरूरी पड़ेगा तो मैप में भी आप लिख सकते हैं, तो पता नहीं रहेगा कि ख्वारिज्म का है ना, गजनी का है, तो आप डिनोट कर दिए, पता चला कि ख्वारिज्म को आपको उत्तर में दिखाना चाहिए, दक्षिण में दिखा दिए या पूरब में दिखा दिए, ऐसा नहीं है। इसीलिए आपको जब भी मौका मिले आप मैप में चीजों को जरूर देखिए। तो इस तरह से यहाँ पे कहा जाता है, यहाँ पे ख्वारिज्म था, और यहीं से पकड़ के यहाँ पे ले आ जाता है गजनी में, और गजनी में रहते ही हुए जो अल बरूनी है भारतीय विद्वानों के संपर्क में या भारतीय संपर्क में वो आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जन्म के तौर पे दो फैक्ट याद कर लीजिएगा कि इनका जन्म जो है ख्वारिज्म में हुआ था, और ख्वारिज्म अभी कहाँ पे है, तो उज्बेकिस्तान में है। जन्म का ईस्वी सन याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब अल बरूनी के बारे में पूछा जाएगा और उसका जन्म नहीं जानिएगा, ऐसा है ना, थोड़ा सा है ना दिक्कत लगता है, तो इसलिए आपको याद करना होगा 973 ईस्वी, और ये एनसीईआरटी में दिया है तो इसमें कोई डाउट भी यहाँ पे नहीं रखना है। अब देखिए ख्वारिज्म के बारे में विशेषता बताया जाता है कि ख्वारिज्म जो है भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो तक्षशिला, विक्रम, नालंदा जो है वो शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पे जाना जाता था। तो उसी तरह से उज्बेकिस्तान का जो ख्वारिज्म जगह था वो भी है ना शिक्षा के केंद्र के तौर पे जाना जाता था, और इसीलिए आपको आगे हम बताएंगे भी कि मोहम्मद गजनी जब वहां आक्रमण करेगा ख्वारिज्म में, तो वहां के जितने विद्वान और कवि हैं सबको पकड़ के गजनी ले आता है। तो उसी तरह से कहा जाता है कि ख्वारिज्म जो है वो शिक्षा का महत्वपूर्ण एक केंद्र हुआ करता था, और इसीलिए इनको यानी अल बरूनी को वहां बहुत ही बेहतर शिक्षा दीक्षा वहां पे मिलता है। मानिए चलिए आपका नालंदा में जन्म हुआ और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े ही नहीं, तो फिर जन्म लेने का क्या फायदा नालंदा में, है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अल बरूनी ख्वारिज्म में उनका जन्म होता है, और ख्वारिज्म जो था है ना, जो शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, तो इसीलिए उनको बहुत ही अच्छा शिक्षा दीक्षा वहां पे मिलता है, और कहा जाता है इनको 5 भाषाओं की जानकारी जो थी यहाँ पे थी। तो यही शिक्षा का ये है ना स्तर जो था बहुत बेहतर था, इसीलिए ये या है ना साहित्य की ओर या शिक्षा की ओर इनका झुकाव जो था काफी ज्यादा था, और इसीलिए ये बहुत सारी भाषाओं को है ना सीखते हैं, ताकि उन भाषाओं में रचे गए जो साहित्य है उसका ये अध्ययन कर सके और उनके बारे में जान सके। कौन कौन भाषा को वो जानते थे, अरबी तो जानते ही थे, उसके अलावा सीरिया, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत तक को वो सीख लेते। कहा जाता है इनके किताब में ही हम देखेंगे जो आर्टिकल दिया गया है ना आपका दैनिक भास्कर में, वहां लिखता है कि
संस्कृत काफी जटिल भाषा माना जाता था, उस जटिल भाषा को भी ये क्या कर लिए, उस समय सीख लिए। क्यों? क्योंकि ये भारतीय साहित्य में लिखे गए जितने भी दार्शनिक किताब थे, खगोल विज्ञान या गणित के किताब थे या ज्योतिष शास्त्र थे, उसके बारे में जानना चाहते थे और इसीलिए इस भाषा को वे पहले सीख लिए। तो इस तरह से यहाँ पे एक भाषा जो है कहा जाता है उनको नहीं आता था, वो भाषा कौन था? तो यूनानी भाषा था। तो ठीक है, यूनानी भाषा, एक आध भाषा नहीं आ रहा है तो उसमें जो ट्रांसलेट किया गया किताब है उसको आप पढ़ लेते हैं। तो यूनानी का ट्रांसलेशन किया गया है ना, किया गया था अरबी में अनुवाद था। तो ठीक है, यूनानी भाषा नहीं आता था तो यूनानी भाषा का जो किताब था उसको अरबी में अनुवाद किया गया, जो किताब हुआ उसको वो पढ़ लिए और प्लेटो जैसे दार्शनिक के बारे में जान लिए। तो इस तरह से ठीक है, हम लोग जानते हैं ना लोकल लैंग्वेज है, मान के चलिए क्षेत्रीय भाषा है, बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है। अगर इसको जानने वाले लोग जो है अंग्रेजी जैसे इंटरनेशनल भाषा को नहीं जाने, तो कोई साहित्य अगर अंग्रेजी में रचा गया तो उसका अगर ट्रांसलेशन करवा दिया जाए तमिल तेलुगु बंगाली में, तो तमिल तेलुगु बंगाली वाला भी उसको क्या कर लेगा, जान लेगा। वही होता है यूनानी, है ना, दार्शनिक जो थे काफी समृद्ध थे, काफी सारा जो है दर्शन आपको देखने को मिलेगा, है ना, प्लेटो जैसे वहां दार्शनिक आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके रचना को क्या किया गया, अनुवाद किया गया, अरबी में अनुवाद किया गया। भारतीय साहित्य का भी हम लोग देखते हैं अनुवाद किया जाता है, आगे हम लोग जाके देखेंगे। तो 711-12 में यहाँ पे अरबों का सिंध में आक्रमण हुआ था, उस समय आपको बताया गया था ना कि कई भारतीय साहित्य थे जिसका अनुवाद किया जा रहा था अरबी में। उसी तरह से यूनानी किताब जो था उसका भी अनुवाद किया गया और उसी अनुवाद किए गए किताब को ये पढ़ते हैं और उस, है ना, दर्शन से अपना परिचय कराते हैं, मतलब अपना, है ना, अपने आप को, है ना, परिचित कराते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं आगे का घटनाक्रम। तो आगे का घटनाक्रम आपको पता होगा कि 1017 में यहाँ पे मोहम्मद गजनी जो है ख्वारिज्म पे क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है और आक्रमण करने के बाद वहां पे जितने भी विद्वान थे और कवि थे उसको बंधक बना लेगा। और इस विद्वान और कवियों में एक व्यक्ति जो था अल-बरूनी भी था, उसको कहाँ ले आता है, तो राजधानी गजनी ले आता है। बाद में कहा जाता है गजनी जो शहर था उसको काफी पसंद आता है अल-बरूनी को, और अपने जीवन के अंतिम समय तक, कहा जाता है 70 वर्ष तक वो यहाँ पे ही अपना पूरा जीवन बिता देते हैं और यहीं रहते हुए वो भारत के संपर्क में भी आते हैं। तो इस तरह से ये, है ना, इनका जीवनी हम कह सकते हैं, प्रारंभिक जीवनी इनका था। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि कैसे इनका रुचि जो है वो भारतीय साहित्य की ओर बढ़ेगा। देखिए रुचि कब होता है, जब थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको मिलने लग जाता है किसी भी साहित्य के बारे में। तो आपको जब थोड़ा जानकारी मिलेगा ना, तो आप चाहिएगा कि उसमें कुछ रुचि उत्पन्न हो जाएगा। तो आप चाहिएगा कि उस साहित्य में या उस भाषा में रचा गया जो भी, है ना, साहित्य है उसके बारे में हम सब चीज को जाने। तो आपको पता होगा कि 711-12 में, यहाँ हम कह सकते हैं लगभग 8वीं शताब्दी में, यहाँ पे अरबों का सिंध में आक्रमण हो चुका था और आपको बताया गया था कि कैसे भारतीय साहित्य का अनुवाद हो रहा था। तो एक दो साहित्य का अनुवाद जब किया गया तो बहुत सारा जानकारी जानने को मिला, चाहे वो खगोल विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे वो चिकित्सा हो। तो अब समझिए जो अल-बरूनी, है ना, बहुत सारी भाषाओं को सीखा, वो अब ये जानने के लिए उत्सुक था कि भारतीय साहित्य के अंतर्गत जो आता था, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, गणित, ये सब सारा चीज को वो जानना चाहता था ताकि उसको, है ना, यहाँ का जो समृद्ध साहित्य है उससे, है ना, वो अवगत हो सके। और इसीलिए कहा जाता है उनका काफी रुचि जो है भारतीय साहित्य में यहाँ पे आता है। और इसका एक कारण जो था वो ये था कि 8वीं शताब्दी से ही भारतीय साहित्य का यहाँ पे अनुवाद किया जा रहा था, किसमें, अरबी में। तो अरबी में थोड़ा बहुत, मान के चलिए आपको एक नॉवेल अच्छा लगा, अब वो अंग्रेजी में नॉवेल छप रहा था, उसका एक पार्ट केवल क्या किया गया, हिंदी में छापा गया। अब एक पार्ट को आप क्या कर लिए, पढ़ लिए, तो बाकी पार्ट को पढ़ने का आपका उत्सुकता जो है वो बढ़ जाएगा। वही यहाँ पे भी होता है, अल-बरूनी जो है एक दो किताब को जब पढ़ेगा तो उसका उत्सुकता जो है बढ़ जाएगा। उत्सुकता इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो ट्रांसलेट किया गया किताब को पढ़ने से बेहतर मानता है कि उस भाषा को ही सीख ले और आगे चल के वो संस्कृत भाषा ही क्या कर लेता है, सीख लेता है। और इसके लिए, है ना, वो जो है कहता है कि यहाँ के ब्राह्मण के साथ, है ना, जो है ना, ब्राह्मण पुरोहितों के साथ कई वर्ष जो है वहां पे बिता देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे और उनके साथ बिताते हुए संस्कृत भाषा को सीख लेते हैं। भारत का जो धर्म था उसके बारे में जान लेते हैं, यहाँ के दर्शन, चाहे वो हिंदू दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, जैन दर्शन हो, उसके बारे में, या दूसरे जो भी दर्शन है उसके बारे में वो अध्ययन कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि देखिए एक चीज और भी है कि पंजाब, है ना, जो है वो गजनी साम्राज्य का क्या हो चुका था, हिस्सा बन चुका था। तो जब पंजाब हिस्सा बन जाएगा तो पंजाब के लोग कहाँ जाएंगे, अरब की ओर जाएंगे, अरब के लोग पंजाब की ओर जाएंगे। तो इस तरह से एक दूसरे का यहाँ पे संपर्क बढ़ जाएगा। संपर्क बढ़ने के कारण एक तरह से उत्सुकता जो है वो लगातार बढ़ते जाएगा और अल-बरूनी का उत्सुकता इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो संस्कृत जैसे भाषा, जिसको जटिल भाषा कहा गया, उसको भी सीख लेते हैं। और इस तरह से भारतीय साहित्य जो कि संस्कृत में रचा गया था, बहुत सारा किताब जो कि संस्कृत में रचा गया था, उसका वो अध्ययन भी करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज आपका यहाँ पे दिया गया और इस तरह से यहाँ पे लिखा गया। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों में यात्रा की। तो गजनी में रहते हुए भारत यहाँ पे आता
जाता है, लेकिन एनसीईआरटी स्पष्ट करता है कि पंजाब चूंकि गजनी के अधीन आ चुका था तो पंजाब तो वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उत्तर भारत के कौन कौन क्षेत्र में वो गया था इसका कोई स्पष्ट जानकारी यहाँ पे मिलता नहीं, तो आपको भी अपनी तरफ से लिखना नहीं। ये डाक टिकट आप देख रहे हैं कि 1973 में रूस में ये अलबरूनी से संबंधित डाक टिकट यहाँ पे जारी किया गया था, है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो यात्रा वृत्तांत हम लोग देखते थे, पहले कहीं घूमने गया तो उसके बारे में लिख दिया। तो अरबी साहित्य में इस तरह के यात्रा वृत्तांत काफी ज्यादा लिखे जाते थे और इसीलिए अलबरूनी भी अपना एक यात्रा वृत्तांत जो है वो लिखता है किताबुल हिंद में, और जिसमें भारतीय समाज के बारे में उल्लेख करता है। तो उसने, है ना, उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित थे। इसलिए हालांकि 1500 ईस्वी से पहले भारत में अलबरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा, भारत से बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके होंगे। पहले तो वोल्गा आया, तो वोल्गा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वोल्गा है, यहाँ पे मॉस्को है, रूस देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है ना काला सागर है, ब्लैक सी है, यहाँ पे तुर्की है। तो थोड़ा सा, है ना, आपको मैप से देखते हुए चलना है, ये चीज हम बार बार करें तो कहा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे, है ना, नील नदी है यानी कि मिस्र है, इसी से थोड़ा सा पश्चिम में जाएगा तो सहारा रेगिस्तान आएगा। तो सहारा रेगिस्तान से लेके यहाँ पे वोल्गा नदी तक का काफी सारा यात्रा वृत्तांत को यहाँ पे क्या किया गया था, लिखा गया था। और इसी क्रम में अलबरूनी जो है वो भी बहुत सारे किताब वहां पे लिखे होंगे, है ना, जिसके बारे में कहा जाता है ठीक है 1500 से पहले भारत के लोग तो इसका किताब को भले नहीं पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि इधर के बारे में भी वो जानकारी दिए होंगे और इसीलिए ये जो है ना, इनका जो किताब है, यहाँ के लोग जो है ना, वो बहुत जो है इसका क्या कर चुके होंगे, अध्ययन कर चुके हैं। सीधा सा मतलब है भारत के लोग भले 1500 ईस्वी से पहले इसका किताब को अध्ययन नहीं किए होंगे, लेकिन विदेश के जो रहने वाले लोग थे वो इसका किताब को संभवतः क्या कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, ऐसा एनसीईआरटी यहाँ पे देता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किताबुल हिंद में क्या क्या लिखा गया है और तब जाके ये वीडियो जो है आपका समाप्त हो जाएगा। तो पहला पार्ट इसके जीवनी के संदर्भ में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम देख लिए, अब किताबुल हिंद के बारे में हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। चलिए, तो किताबुल हिंद का सबसे पहले तो यह जान लीजिएगा कि कौन सा भाषा में लिखा गया है, अरबी भाषा में लिखा गया है और अलबरूनी का ये लिखा गया, है ना, किताब है, ये तो हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं। कहा जाता है ये एक विस्तृत ग्रंथ है जो कि धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, त्योहार के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में, कीमिया के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, प्रथाओं के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, भार ताल तथा मापन विधियों के बारे में, मूर्ति कला के बारे में, कानून के बारे में, माप तंत्र विज्ञान के बारे में यहाँ पे 80 अध्यायों में विभाजित करके लिखा गया है। तो हर सेक्टर को ये इंक्लूड करने का प्रयास किए हैं किताबुल हिंद में। आपको जितना याद हो सके याद करने का प्रयास कीजिएगा। धर्म अंजादी मतलब ऐसा नहीं लिख लीजिएगा जो मन में आया सो नहीं लिख लेना, इसमें से आप रटिए, इसमें से हो सकता है एक दो चीज आपका छूट जाए, वो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा अपने तरफ से लिखने का प्रयास नहीं कीजिएगा जब तक कोई किताब में आप पढ़े हुए ना रहे। तो ये एनसीईआरटी में देता है धर्म है, दर्शन है, त्योहार है, खगोल विज्ञान है ना, कीमिया है, रीति रिवाज है, प्रथा है, सामाजिक जीवन है, भार है, मापन है ना, मापन विधि है, मूर्ति कला है, कानून है, मापन तंत्र विज्ञान है, इन सब के बारे में ये लिखे और अपना किताब में, है ना, जो भी टॉपिक लिखे उसको कितने अध्याय में बांटे, 80 अध्याय में। ये सब चीज एनसीईआरटी में दिया गया है, ये आपका फैक्ट है। और जब भी कभी इससे संदर्भित प्रश्न आए तो इसको अच्छे से इस सब को चीज को याद करके लिखेगा। ये भले आपका एक दो चीज छूट जाए, सामाजिक जीवन या माप तंत्र विज्ञान छूट जाए, लेकिन 80 अध्याय को छोड़ना नहीं है, ये तो याद हो ही जाएगा। सामान्यतः कहा जाता है, लेकिन हमेशा नहीं। अलबरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया। वो शैली क्या है तो देख लीजिए, बोलता है आरंभ में क्या होता था, प्रश्न होता था, फिर संस्कृतिवादी परंपराओं पर आधारित उसका क्या होता था, वर्णन, और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ उसका क्या होता था, तुलना। मतलब एक प्रश्न हुआ, उसके बाद यहाँ के बारे में, है ना, उसका वर्णन किया गया, और बाकी संस्कृति जैसे अरब का संस्कृति हो गया या यूरोप का जो संस्कृति, या मतलब जो भी वो अपना जीवन काल में देखे होंगे, उन सब संस्कृतियों से उसका क्या कर दिया गया, तुलना कर दिया गया। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना जो अपनी अस्पष्टता और पूर्व नियमितता के लिए उल्लेखनीय है का एक मुख्य कारण अलबरूनी का गणित की ओर क्या था, झुकाव था। तो आगे हम लोग जानेंगे कि ये जो है बहुत सारे अलग अलग विषयों पर रुचि जगाते हैं, चाहे वो खगोल विज्ञान हो, गणित हो, चाहे चिकित्सा शास्त्र हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, बहुत सारा चीज है, धर्म दर्शन, आप तो देख ही रहे, हर सेक्टर में ये अपना जानकारी को बढ़ाने का क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। तो इस तरह से थोड़ा बहुत इसको आपको लिखने का प्रयास करना है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अलबरूनी के बारे में क्या देता है। अलबरूनी, है ना, जिसे लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग किया था, संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। कहने का मतलब उस उपमहाद्वीप सिंध का जो क्षेत्र में रहने वाले लोग थे जो कि अरबी भाषा जानते थे, उसके लिए ये किताब लिखा गया था, किताबुल हिंद। और इसीलिए कहा जाता था कि संस्कृत, पाली और, है ना, प्रकृत ग्रंथों के अरबी भाषा के अनुवाद तथा रूपांतरों से परिचित था। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान, चिकित्सा, है ना, कृतियां भी शामिल थी। तो इससे पहले जो भी भारतीय साहित्य का अनुवाद हुआ था
उसमें यहाँ के जो दंत कथा थे, जो लोक कथा थे, उसका अनुवाद किया गया था, यहाँ का खगोल विज्ञान का अनुवाद किया गया था, यहाँ चिकित्सा का अनुवाद किया गया था। तो उसी को देखते हुए वो जो है अपना जब किताबुल हिंद लिखेंगे तो इन सबको भी अनुवाद करके वो अपने किताब में अपना जगह देंगे। आगे बोलता है पर साथ ही इन ग्रंथों का लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था। निश्चित रूप से वह उसमें सुधार की करना चाहता था। तो इस तरह से थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ वो क्या करते हैं, अपनी चीजों को यहाँ पे है ना, जो भी अपना यात्रा वृत्तांत के दौरान वो देखे उसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो ये तो था आपका एनसीईआरटी में दिया गया तथ्य। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं, कुछ गाइड बुक में दिया गया जो फैक्ट है वो चीज को देख लेते हैं, और जो दैनिक भास्कर में है ना आपका मिलता है ना कुछ आर्टिकल, उसमें हम देख लेते हैं। तो फटाफट इसको पढ़ देते हैं। ये बहुत आसान भाषा में लिखा गया है, इसको हम समझा भी देंगे, है ना। एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़ा सा जटिल लगता है, लेकिन ये सब लिखा आपको ज्यादा दिखेगा, लेकिन होता बहुत कम है यहाँ पे फैक्ट। तो देखिए यह आसान करना बहुत आसान मतलब याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। अल-बरूनी भारतीय समाज के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उल्लेख नहीं करता है कि भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ऑलरेडी आप इसको क्या करते हैं, जानते हैं। इसके अलावा है ना अत्यंजों की 8 श्रेणी का भी उल्लेख करता है। तो है ना जो निचले तबके हैं उसके 8 श्रेणी का उल्लेख करता है। पदानुक्रम में शूद्रों के है ना पदानुक्रम में शूद्रों से नीचे ये क्या करते थे, आते थे, तथा ये वर्ण व्यवस्था के समाहित नहीं थे। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्थान सबसे क्या था, ऊपर था। ऑलरेडी आप ये सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ब्राह्मण जो है वो सिर से है ना उत्पन्न होने का दावा करते थे। इसके पश्चात क्षत्रियों का स्थान आता था जो कि शासक वर्ग से संबंधित थे। अल-बरूनी उल्लेख करता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए है ना अधिकारी इन्हीं 2 वर्गों का था। तो ये तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि है ना भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था। सबसे है ना निचला वर्ण शूद्र माना जाता था। प्रथम 2 वर्ग जो था वो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे। ब्राह्मण को मुख से है ना उत्पत्ति माना गया है, और आपका क्षत्रिय जो है वो भुजाओं से उत्पत्ति माना गया है। और कहा जाता है मोक्ष प्राप्ति का जो अधिकार करने वाला ये 2 वर्ण है वो यही 2 ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो ये सब तो ऑलरेडी आप लोग है ना पढ़ चुके होंगे। उसके अनुसार वैश्यों तथा शूद्रों को वेद पाठ करने की अनुमति नहीं थी। इन 2 वर्णों में से कोई खास सामाजिक विभेद नहीं था। मतलब वैश्य और शूद्र में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनमें वेद पढ़ने को है ना इसमें है ना छूट नहीं था। अल-बरूनी अपनी कृति में यह दर्ज करता है कि विवाह, खान पान, रहन सहन के नियम भी वर्ण व्यवस्था के अनुरूप ही क्या होते थे, निर्धारित होते थे। कि शादी कैसे होगा, खान पान कैसा रहेगा, ये ब्राह्मण के लिए अलग होगा, क्षत्रिय के लिए अलग होगा, वैश्य के लिए अलग होगा, शूद्रों के लिए अलग। वह अछूतों के बारे में उल्लेख करते हुए विवरण देता है कि इन्हें नगर के बाहर रहना पड़ता था और इन्हें प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान माना जाता था। यानी कि एक उच्च वर्ण का व्यक्ति होगा, महिला होगा और पुरुष होगा, या है ना उच्च वर्ण की है ना उच्च वर्ण के पुरुष होंगे और एक निम्न वर्ग का महिला। तो इस तरह से आपका प्रतिलोम है ना विवाह के से उत्पन्न इन लोगों को माना जाता था। किनको, वैश्यों को और शूद्रों को। ऐसा ही कहना था किनका, अल-बरूनी का। तो ये काफी चीज जो है आपको मिलता जुलता मिलेगा जो हम लोग वैदिक सभ्यता में पढ़ते हैं या उत्तर का वैदिक सभ्यता में पढ़ते हैं उससे, और इसी चीज को है ना यहाँ पे अगले पैराग्राफ में स्पष्ट करता है। अल-बरूनी महिलाओं के सामाजिक स्थिति, विवाह के प्रकार और संपत्ति में उत्तराधिकार के नियम का भी क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। उसके बारे में क्या लिखते हैं, उसके अनुसार हिंदुओं में तलाक का प्रचलन यहाँ पे था ही नहीं। मतलब एक बार शादी हो गया तो शादी हो गया, है ना। सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह आदि प्रचलित थी। मतलब ये जो कुप्रथा एक तरह से कह सकते हैं, चाहे वो सती प्रथा हो, बहुपत्नी हो, बाल विवाह, उस समय प्रचलित थे। अल-बरूनी अपनी कृति में भारतीय समाज के बारे में बहुत ही सजीव वर्णन दिया है। हालांकि इसके वर्णन में कुछ सीमाएं, लिमिटेशन है, आंख मूंद के हम नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय समाज के बारे में अल-बरूनी का अवलोकन संस्कृत ग्रंथ पर आधारित था। तो संस्कृत ग्रंथ में जो जो लिखा हुआ था उसी को वो ट्रांसलेट करके अरबी भाषा में लिख दिए, ऐसा यहाँ पे करना है। मतलब वो समाज में जो देखे उसको कितना लिखे, ये चीज नहीं हम लोग बोल पा रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक किताब लिए, संस्कृत ग्रंथ जैसे वेद लिए, यहाँ पे लिखा गया है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अलावा हवाला देके वो वर्ण व्यवस्था को लिखते हैं। तो ये तो हम लोग को वेद से ही पता चल रहा है कि 4 वर्ण है, कौन कहां से उत्पत्ति हुआ है, ये तो वेद से पता चल रहा है। तो अल-बरूनी क्या बताया, वो तो फिर है ना उसी को है ना अरबी समाज के लोगों को जानकारी देने के लिए उसका ट्रांसलेट कर लिया और फिर उसको बता दिया। उस समय का तात्कालिक व्यवस्था में क्या इसमें परिवर्तन था, नहीं था, क्या डिफरेंस था, वो बहुत कुछ वहां पे बता नहीं पाए। तो ये सारा चीज यहाँ पे है ना कंक्लूजन में लिखता है। इस तरह से विवरण समाज की वास्तविक तस्वीर का है ना तस्वीर के बजाय युगीन आदर्श अधिक प्रतीत होता है। मतलब वास्तविक क्या था ये है ना स्पष्ट भले पता ना चलता हो, लेकिन हाँ उस समय का आदर्श समाज है ना कैसे हो सकता था, या वेद भी क्या बोलता था, या संस्कृत ग्रंथ क्या बोलते थे, उसको ये है ना लिख के है ना ट्रांसलेट करके यहाँ पे क्या करता है, बताता है। तो कहने मतलब ठीक है, जो लिख के गया वो वास्तविक समाज का पूरा पूरा हिस्सा था कि नहीं था, ये तो है ना वही जाने। लेकिन एक चीज यहाँ पे है ना गाइड बुक का ही है, दृष्टि IAS का ये है, तो यहाँ पे यह है ना
कई सारे इतिहासकार को देखने के बाद या उनका है ना एक तरह से कहिए सोच को पढ़ने के बाद ही ये कंक्लूजन लिखा होगा कि ऐसा नहीं है कि है ना उस समय समाज एकदम इसी तरह से रहा होगा। वो एक किताब लेते हैं, उसका ट्रांसलेट कर देते हैं और उसको लिख देते हैं, है ना। वास्तविकता क्या था उसके बारे में हो सकता है यहाँ पे बहुत ज्यादा जानकारी यहाँ पे ना होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे है, इसी चीज को आंसर में थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, ये जो है आपका दैनिक भास्कर में दिया गया है, इसको भी हम पढ़ देते हैं, है ना। जो भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में और दृष्टि आईएएस का ये जो गाइड बुक था, है ना, जो आंसर दिया गया था उसमें उसी चीज को यहाँ पे थोड़ा सा एलोबरेट करके दिया गया। तो आपके आंसर को एक तरह से कहिए जब वर्ड लिमिट ज्यादा में लिखना होगा तो ये सब काम दे सकता है। तो चलिए देखते हैं, हिंदुओं को श्रेष्ठ, है ना, तत्ववेता, उत्तम गणितज्ञ, निपुण, है ना, ज्योतिर्विद माना जाता था। जिस प्रकार भारतीयों में दोष देखे उनका वर्णन किया, है ना, उसी प्रकार उसने मुक्त कंठ से गुणों की प्रशंसा की। तो कहने का मतलब है भारतीय समाज में जो उनको दोष दिखा उसका वो है ना उल्लेख करते ही करते हैं, लेकिन जो उनको अच्छा यहाँ पे दिखता है उसका वो प्रशंसा भी करते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है ना। यहाँ पे बोलते हैं कि तीर्थों पर स्नान घाट का निर्माण संबंध उसने लिखा कि इस विद्या में उन्होंने बहुत उन्नति की है। हमारे लोग यानी मुसलमान जब घाटों को देखते हैं तो चकित रह जाते हैं, वैसा बनाना तो दूर उनका वर्णन करने में भी हम क्या है असमर्थ है। तो जो स्नान घाट है उसका एक तरह से ये क्या करते हैं यहाँ पे, है ना, उसका एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे प्रशंसा करते हैं। उसके बाद बोलता है कि है ना अपने स्वामी की भी अल-बरूनी ने कम आलोचना नहीं की, मतलब उसका भी आलोचना करते हैं। मतलब होता है ना कि कभी कभी हम अपने स्वामी का आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन बोलता है इसका भी कम आलोचना नहीं करता है, क्योंकि उसने है ना उसे नास का वह तांडव पसंद नहीं था जो महमूद ने भारत में रचा था। तो अपने स्वामी के खिलाफ भी ये लिख रहा था, ऐसा यहाँ पे कहता है। उसके विषय में अल-बरूनी के ने अपेक्ष से लिखा कि उसने भारत के वैभव को सर्वथा नष्ट कर दिया और ऐसी चालें चली कि जिससे हिंदू मिट्टी के परमाणुओं की भांति टूटकर बिखर गए और केवल एक ऐतिहासिक बात रह गए। तो इस तरह से ऐसा नहीं था कि वो यहाँ की बुराई के बारे में लिख रहे थे, यहाँ का प्रशंसा भी कर रहे थे और यहाँ तक कि अपने स्वामी का भी आलोचना वो कर रहे थे। अब आगे यहाँ पे दिया गया है कि उसने आक्रमण के कारण उत्पन्न हुई स्थिति को स्पष्ट लिखा। हिंदुओं के विद्वान देश के उन भागों में जिन्हें हमने जीत लिया है भागकर कश्मीर, बनारस आदि अन्य स्थानों में चले गए। तो कहने का मतलब है जो ये जगह जीत चुके थे उससे कई विद्वान जो है भागकर दूसरे हिस्सों में चले गए जिनमें उनका कब्जा नहीं था। अल-बरूनी तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित धार्मिक रीतियों, व्रत, पूजा पाठ, दान, है ना, तीर्थ यात्रा, दैनिक यज्ञों के बारे में ये क्या करता है, वर्णन करता है। इसके बारे में कहा जाता है जाति व्यवस्था के संदर्भ में वो लिखता है कि जाति व्यवस्था इतने दृढ़ थी कि जब ब्राह्मण भोजन करने बैठते थे तो बीच में एक सफेद कपड़ा रख लेते थे। उनके अनुसार अंतर जातीय विवाह नहीं होते थे, विधवाओं का मुंडन कर दिया जाता था। तो इस तरह के बारे में यहाँ पे समाज के बारे में वो थोड़ा बहुत लिखे हैं, जो कि आपका दैनिक भास्कर के आर्टिकल में दिया गया था। इसको आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। अल-बरूनी मात्र इतिहासकार, हाँ सॉरी, विभिन्न क्षेत्रों में इनका प्रमुख कार्य क्या रहा है, तो बोलता है इतिहासकार ही नहीं बल्कि उनके ज्ञान और रुचियों की ख्याति अन्य क्षेत्र जैसे भूगोल हो गया, विज्ञान हो गया, तर्कशास्त्र हो गया, औषधि विज्ञान हो गया, गणित हो गया, दर्शन हो गया, धर्मशास्त्र हो गया, इन सब तक यहाँ पे क्या हुआ था, फैला हुआ था। भारत में आने से पूर्व वह ब्रह्म सिद्धांत, खंड, खाद्यक और पंचतंत्र का भी अनुवाद पढ़ चुका था, जो कि हम लोग ऑलरेडी बताए थे कि ये जो है आपका है ना जब अरबों का यहाँ पे आक्रमण होता है उसी समय इसका अरबी भाषा में अनुवाद हो चुका था। तो इसको पढ़ लिया था, इसलिए ना उत्सुकता क्या हो जाता, हम बोले ना कि अगर 7 वॉल्यूम में कोई नॉवल लिखा गया, अरे एक नॉवल आप पढ़ लिखे हैं, एक पार्ट पढ़ चुके हैं, तो बाकी वॉल्यूम पढ़ने का आपका क्या होता है, इंटरेस्ट जग होता है। तो वही चीज है, एक दो जब किताब पढ़ता है तो उसको उत्सुकता होता है कि और भी बहुत सारी चीज हम यहाँ पे जान सकते हैं। कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अल-बरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम था कि कौन भाषा जटिल है, कौन भाषा आसान है ना, ये वही बता सकता है जो कि कई भाषाओं को सीख सका है। और इसीलिए इसके संदर्भ में अगर अल-बरूनी का बात माने तो बाकी भाषाओं से संस्कृत जो था वो जटिल था। तो वही चीज बोलता है, उसने कई संस्कृत कृतियों जिसमें पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ भी शामिल है का अरबी में अनुवाद किया। तो पतंजलि तक का वो क्या किया था, अनुवाद किया था। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड के कार्यों का संकलन संस्कृत में अनुवाद किया। तो देखिए है ना, जो यूनानी भाषा में लिखा गया यूक्लिड का किताब था उसको जो है अपने है ना जो मित्र रहे होंगे, ब्राह्मण मित्र रहे होंगे, उनके लिए संस्कृत में वो क्या कर देता है, उसका ट्रांसलेशन करवा देता है। अल-बरूनी ने भारतीय समाज का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्कृत भाषा सीखी। संस्कृत के बारे में वह लिखता है
यदि आप इस कठिनाई यानी कि संस्कृत भाषा सीखने से पार पाना चाहते हैं, मतलब संस्कृत भाषा को कठिन मानता है, पार पाना चाहते हैं तो यह आसान नहीं होगा। कहने का मतलब है अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो इतना आसान बात नहीं है। बोलता है क्योंकि अरबी भाषा की तरह शब्दों तथा विभक्तियों दोनों में ही इस भाषा संस्कृत की है ना पहुंच बहुत विस्तृत है। इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द होते हैं। जैसे होता है ना आम, हम बोलते हैं तो आम फल के लिए भी होता है, आम इंसान भी हम बोल देते हैं, मतलब आप जान रहे साधारण इंसान। मूल तथा व्युत्पन्न है ना दोनों प्रयुक्त यहाँ पे होते हैं, एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए यहाँ पे होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सब सारा चीज दिया गया। तो कुल मिला के जितना भी फैक्ट है, ये जो बाद में आपको बताया गया है ना, उसको आप जो पहले एनसीईआरटी में लिखे उसी में थोड़ा बहुत आप आंसर राइटिंग के दौरान जोड़ सकते हैं और अपने आंसर में थोड़ा सा जो एक तरह से कहिए वहां पे जो वर्ड लिमिट है उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 400-500 शब्दों में आप लिख के 40 मार्क्स उम्मीद नहीं कर सकते, या 40 मार्क्स में 30 या 25 से 30 मार्क्स उम्मीद नहीं कर सकते। आपको कम से कम 800 से 1000 शब्द तो लिखना पड़ेगा। तो उसको लिखने के लिए ये सब थोड़ा सा आपको है ना याद रखना चाहिए। जैसे संस्कृत ग्रंथ के बारे में आप याद रखिए कैसे वो जो है पतंजलि तक का भी क्या करता है, अनुवाद करता है। और यहाँ पे यहाँ के ब्राह्मण मित्रों के साथ है, जब उनका है ना संस्कृत तो यहाँ के ब्राह्मण मित्रों के साथ ही वो सीखेगा, तो उसके लिए वो क्या करता है यूक्लिड का जो है ना जो कि यूनानी भाषा में लिखा गया था यहाँ पे, तो ठीक है यूक्लिड का हो सकता है अरबी, यूनानी तो उनको आता नहीं था तो हो सकता है इसका ट्रांसलेशन अरबी में हुआ होगा, तो अरबी में जो लिखा गया होगा उसको ये अनुवाद करवाए, जैसे भी करवाए। लेकिन यहाँ पे बोलता है कि यूक्लिड का जो कार्य था उसका संस्कृत में वो क्या करवाते हैं, अनुवाद करवाते हैं। तो ये था अल बर्नूनी से संबंधित यहाँ पे कुछ फैक्ट थे, जो तथ्य थे, जिसमें कुछ को आपको याद करने का प्रयास करना है और 40 नंबर में इसको लिख सके उतना आपको है ना तैयार कर लेना है अपना कंटेंट को। अब हम यहाँ पे आपको टेलीग्राम में इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन भेज देंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चन को अगर लिखना चाहे तो आप लिख के हमको यहाँ पे भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।